संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं योगेश अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का सत्संग गुरु जी का सत्संग सब जो हमारी हिम्मत नहीं हो सकती कि हम करें, ये सिर्फ गुरु जी की कृपा हो सकती है कि हम गुरु जी का सत्संग करें। गुरु जी के साथ हमारा जुड़ना मेरी मदर की वजह से हुआ। मेरी मदर शिव भक्त हैं, तो मम्मी एक सत्संग में गई, तो वहां पे जब गुरु जी गाड़ी से उतर, बड़ा सत्संग में गए थे वहां से जब गुरु जी गाड़ी से उतर के अपनी गद्दी की तरफ जा रहे थे, तो मम्मी को साक्षात शिव जी नजर आए उनमें। और उन्होंने मुझको कहना शुरू कर दिया जब वापस आए, राजू गुरु जी के कोल जाया कर। तो मैं बड़ा सुपरस्टिशियस था, इधर उधर जाता था, तो मम्मी ने रोज कहना तो गुरु जी कोल जाया कर। मैं कहा ठीक है मम्मी। तो एम्पायर स्टेट में गुरु जी बैठते थे। कोइंसिडेंस ये होना कि मैंने कभी जाना, 3.25 महीने तक लगातार मैं जाऊं, हफ्ते में कभी एक बार जाऊं, कभी 2 बार जाऊं। गेट तक पहुंचते ही मन विचलित हो जाता था या कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं वापिस आ जाता था। कहना गुरुजी का कहना यह था कि मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जिसका जब टाइम आएगा वो तभी आएगा। ठीक 3.25 महीने बाद मैं एक दिन एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचा, मैंने हॉर्न दिया, दरवाजा खुल गया, मेन गेट खुला, मैं गाड़ी अंदर तक ले गया एम्पायर स्टेट के विजिबल जगह पे लगा के मैं गाड़ी, और मैंने पूछना शुरू कर दिया जी यहाँ गुरु जी हैं, गुरु जी कोई, बाबा जी सॉरी, बाबा जी हैं कोई। तो मेरे को बताया भी सामने E4 है, वहां गुरु जी बैठते हैं। तो मैं वहां गया, तब गुरु जी के जो ड्राइवर हुआ करते हैं छोटू, वो बाहर निकले। तो वो बुधवार का दिन था। मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने कहा जी यहाँ कोई बाबा जी बैठते हैं? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, बाबा जी नहीं है, यहाँ गुरु जी बैठते हैं, और वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 6 PM ऑनवर्ड्स बैठते हैं। आप कल आइएगा, आज बुधवार है, 6 बजे के बाद। नेक्स्ट डे मैं अपनी मदर को साथ लेके वहां गया, मत्था बाहर मत्था टेक के हम अंदर गए। बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं, जैसे जैसे लोग कर रहे थे हम भी करते करते लाइन में लगे, जाके अंदर सत्संग में बैठ गए, गुरबाणी चली, बड़ा पॉजिटिव फील हुआ। और उसके बाद तकरीबन कोई 8 सवा 8 बजे के सारे खड़े होने लग गए, तो मैं भी खड़ा होने लगा भी कि सब कर रहे हैं वैसे करें। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी कि नहीं आप बैठे रहिए, अभी लंगर का टाइम है। तो कुछ लोग खड़े होकर बाहर चले गए, हम लोग बैठे रह गए, और हमारे बीच में चटाइयां आ गई और हमें लंगर सर्व हुआ। लंगर करने के बाद गुरुजी से आज्ञा ली और वापस घर आ गए। जब घर आए तो उसके बाद मतलब इतना पीसफुल लगा कि मतलब एक होता है ना कि जैसे मैग्नेट होता है, खींचता है हमारे को अपनी तरफ, उसी तरीके से ना नेक्स्ट डे फिर मतलब शाम होते होते गुरुजी के पास चलना है। तो ऐसे ये गुरुजी ने ऐसे रूटीन बना दिया कि मतलब हम रुक ही नहीं पाते थे, वहां जाना शुरू हो गए गुरुजी के पास। धीरे 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 परेशानियां सबको होती हैं, पर हम किसी परेशानी के उसमें नहीं गए थे कि हमारे को कोई परेशानी है कि गुरुजी को कुछ बताना है। बस जाना, बैठना, गुरबाणी सुननी, और गुरुजी ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। कुछ लोग जो पास बैठे होते थे उनसे कुछ थोड़ी सी बात करते थे, वरना लंगर लिया, आज्ञा ली गुरु जी को मत्था टेके और वापस। ऐसे काफी टाइम तक चलता रहा। तो पहले मैं जाता था और मदर जाती थी, और मेरी वाइफ ने क्या रखा था, आप इधर उधर जाते रहते हो तो आप तो ना तभी मैं जाऊंगी जब आपको लगे कि आपका विश्वास है या मेरा विश्वास मुझे लगेगा तो मैं जाऊंगी। तो हमने धीरे धीरे ऐसे मतलब करते करते वो 6-7 महीने 8 महीने बाद इसके मन में भी एक दिन आया कि हमें भी लेके चलो। तो गुरुजी ने धीरे धीरे हमको जोड़ना शुरू कर लिया, पूरे परिवार को सबको जोड़ लिया हमारे को साथ में। तो फिर थर्सडे मैं मम्मी पापा वगैरह सबको लेके जाता था। पापा के आईज की ना एक प्रॉब्लम थी, पापा के ना एक आईज का ऑपरेशन करवाया तो वो ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने दोबारा बोला ठीक करने के लिए, दोबारा ऑपरेशन करने के लिए बोला, तो दोबारा भी वो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। तो पापा की एक आईज बिल्कुल खराब हो गई थी, एक ही थी,
पता नहीं चलता था किसी को, एक आई से ही विजन था, और वो कुछ कभी कभी धुंधला भी था। तो मैं पापा का ना हाथ पकड़ के ले जाया करता था एम्पायर स्टेट। तो एक दिन जब हम एम्पायर स्टेट में अंदर एंटर करे, तो वहां कक्कड़ अंकल होते हैं, तो उन्होंने कहा हाथ क्यों फड़े डैडी, तो छाड़ दे। मैं कहा नहीं जी, तो घट दिख दे सीढ़ियां, तो गिर ना जान। कहते गुरु जी को ला के ना सब दिखन लग जाता, तू छड़ दे। उस दिन हमने मत्था टेका गुरु जी को, तो पापा, गुरु जी ने इशारा किया, पापा को वहीं बिठा लिया, हमें ऊपर भेज दिया। तो ऊपर मतलब मैं ऊपर डरूं कि पापा नीचे अकेले हैं, बाई चांस खड़े हों कुछ हों, तो पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा सत्संग अटेंड किया हमने, नीचे आए, पापा ने अलग लंगर किया, मैंने अलग लंगर किया। लंगर करके मैं पापा के साथ अपना वापस आ गया। ऐसे ये सिलसिला लगातार चलता रहा, काफी टाइम तक चलता रहा। धीरे धीरे गुरुजी ने हमें ब्लेस करना शुरू किया, हमारी मतलब हमारे को सोच ही दे, पंजाबी का सोच ही पानी शुरू की थी कि कैसे है, क्या है, सब है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे सारा परिवार हमारा गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हो गया। तो इन बिटवीन कोई डेढ़ दो दो ढाई साल के बाद मेरे फादर को ना स्ट्रोक आया। तो फादर बेड रिडन हो गए। तो 5-6 महीने फिजियोथेरेपी के बाद ठीक हो गए। और फिर हम लेके तो जा नहीं पाते, बस प्रे ही करते थे गुरु जी से। इस अभी पहले मैं फादर का करूंगा। तो इस तरह से पापा ठीक हुए। फिर पापा को एक बार स्ट्रोक जब आया था, तो उसके बाद ना वो थोड़ा रिवाइव नहीं कर पाए दोबारा से, तो बेड रिडन हो गए। तो लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया, तुम गुरु को मानते हो, तुम्हारे पापा जी पे ने बैठते। हमने कहा भाई हमें पता है कि गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने क्या सोच रखा है। तब तक गुरु जी ने हमें अपने साथ, हम कहेंगे अपने साथ जोड़ लिया था कि जो है ठीक है, कुछ भी है ठीक है। तो हमने सुनना भी और लिंगर ऑन भी कर देना बात को, समझ किसी को ध्यान नहीं देना, बस अपना जाना, रेगुलर जाना गुरु जी के पास, मत्था टेकना, प्रे करना, आ जाना। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा बाकी परिवार, भाई बहन सब धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ने लग गए। तो फिर गुरुजी से एक प्रे होती थी भी, वाइफ ने कंसीव किया तो गुरुजी से मत्था टिकाने ले गए। पहले बेटा था मेरा। तो जब गुरुजी के पास हम मत्था टेकते थे, तो ना मेरे मन में आता था गुरुजी कुड़ी चाहिए है, मैनू कुड़ी चाहिए है, कुड़ी ब्लेस करो। मतलब मन में, ये नहीं कि बोलना, मन में जाना, मत्था टेकना और लंगर करना, आ जाना मत्था टिका के वाइफ को भी। तो उसके बाद 9 मंथ्स के बाद गुरुजी ने हमें बिटिया ब्लेस करी, नंदनी उसका नाम रखा हमने। तो बिटिया जो हमें ब्लेस करी, तो हम 40 मतलब होता था भी गुरु जी को मत्था टिका के लाएं। तो 40 दिन की जब बिटिया हुई, तो हम गुरु जी को मत्था टिकाने ले गए। तो हमने गुरु जी के चरणों में रखा, हमने कहा गुरु जी ना रखना। कहते हैं 10 फिर कुड़ी है कि मुंडा, मतलब दैट वर्ड्स आज भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे माइंड में नॉक कर रहे हैं। उन्होंने ब्लेसिंग दी, भाई देख तू कुड़ी गई सी और तेनू मैं कुड़ी ब्लेस कर दी। इस तरीके से गुरुजी ने हमें एक ब्लेसिंग दे दी। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद फिर पापा की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब रहने लगी, नंदनी भी थोड़ी बड़ी हो गई। तो पापा फिर अपना धीरे धीरे वीक होते गए, बेड रिडन हो गए। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आया, मैं गुरुजी से, गुरुजी का ना जल लेके आते हैं और पापा को ना जल देते हैं। धीरे डॉक्टर ने भी मतलब ये कहना शुरू कर दिया था अब तो बस जो है वो है। तो थर्सडे का दिन था, मैं मंदिर गया जल लेने के लिए। जल लेके जब मैं वापस आया, तो मतलब हम कितने सालों से बड़े मंदिर जा रहे हैं, मैं रास्ता भूल गया। मैं रास्ता भूल गया और मैं फरीदाबाद से होता हुआ अपने घर वापस आया। 20 मिनट में मैं मंदिर से, तब हम पहुंचा करते थे गुड़गांव, तो उस दिन मेरे को लग गया सवा घंटा करीब। घर आके पापा के मुंह में वो जल डाला, तो मैंने कहा चलो एम्बुलेंस ले आते हैं, पापा को हॉस्पिटल दाखिल करा देते हैं, थोड़े वीक लग रहे हैं। अभी मैं वहां एम्बुलेंस लेने के लिए एक हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां मिली नहीं हमें। तो मैं वापस हो रहा हूँ, तो मम्मी का फोन आ गया, अभी राजू पापा चले गए। मैं, मम्मी मजाक मत करो, ऐसे मत बोलो, वो पापा वीक लग रहे थे, गए।
फिर मैं नीचे हमारे डॉक्टर हैं सोसाइटी में, उनको ले गया, उन्होंने कहा भी ओवर, पापा चले गए हैं। तो पापा को उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। 4 साढ़े 4 साल जो पापा बेड पे रहे, उनके कर्म उन्होंने यहीं कटवा दिए उनको। और श्वास भी छोड़े पापा ने मंदिर से जब जल उनके मुंह में डाला। तो उसके बाद फिर गुरु जी के वहां सिलसिला जाने का चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे को बीच में 2016 या हाँ 2017 की बात है, मेरी तबीयत खराब हुई काफी। तो मैं मंदिर में था, मैं सेवा भी करता था। तो बड़े गुरु जी के बर्थडे का फंक्शन था, तो वहां थोड़ी सी मेरी तबीयत एक दिन से पहले खराब ही थी। तो मैं मंदिर गया वहां फंक्शन वाले दिन, वहां कुछ ज्यादा तबीयत खराब होगी तो मैं वापस आ गया। मैं अपने घर आया तो उसके रात को मेरे को बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हुई। तो सुबह ना वाइफ ने कहा भी हम पीछे ले चलते हैं आपको डॉक्टर के पास। पीछे हमारे अपोलो क्लिनिक है, वहां ले गए। तो वहां पे उन्होंने, मैंने कहा व्हील चेयर पे ले जाओ, मैं बहुत वीक हो गया था। तो हाँ, व्हील चेयर पे जब मैं पहुंचा, डॉक्टर कहता है व्हील चेयर पे क्यों आए हो? मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात है, वीकनेस बहुत लग रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो उसने टेस्ट के लिए बोला, तो वाइफ ने उनको बताया भी इनको हल्की सी शुगर भी है। तो डॉक्टर कहता है जी आप एक काम करो, इनको किसी दूसरे अस्पताल ले जाओ, मैं नहीं इलाज कर सकता। तो मैंने कहा भी आप एक काम करो, हमें फर्स्ट एड तो दे दो कम से कम, तबीयत काफी खराब हो रही थी। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट एड, मुझे ड्रिप लगा दिए। और तब उस दिन ना थर्सडे का दिन था, उस दिन भी थर्सडे का था मेरे ख्याल, थर्सडे का दिन था। तो हमारे बाबा अंकल हैं एक, वो मेरे फ्रेंड हैं संगत के, तो वो फैक्ट्री जाते थे। तो फैक्ट्री से वापसी पे हमेशा फोन करते थे 2:30 पौने 3 बजे कि कहाँ पे है, दुकान पे है या कहाँ पे है। तो उनका फोन आया, तो आंटी ने उठाया कि क्या योगेश कहाँ है? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, पीछे एक और हॉस्पिटल है, वहां उनको डॉक्टर जानकर। तो उन्होंने कहा वहां पे योगेश को ले चलते हैं। फर्स्ट एड में एक एक सवा घंटे की ड्रिप लगी, उसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां मेरे टेस्ट चालू हो गए सारे, एडमिट होते ही। अगले दिन सुबह जब टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो मेरा क्रिएटिनिन लेवल ना 4.95 आया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हम एक दिन और देख सकते हैं, अगर ये क्रिएटिनिन लेवल और आगे आया तो हम ये फिर आपको किसी ना बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, बड़े हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ब्रिगेडियर सैनी हमारी संगत के हैं, वो अब नहीं रहे, ही इज फादर फिगर लाइक मी। तो उन उन उनका फोन आया, उनसे बात करी, वो डॉक्टर थे, वो फटाफट आ गए हॉस्पिटल। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की अपने हिसाब से, 2-3 जगह पूछा। तो फिर मुझे पारस हॉस्पिटल में, मैं पारस हॉस्पिटल में ना उस दिन शाम को वहां एडमिट हो गया। वहां मेरे टेस्ट चालू हो गए सारे। तो बीइंग गुरु संगत, हमें जो प्यार मिलता है संगत से, बहुत सारी संगत जो हमारी नोन में थी, सब अपनी तरफ से आए ब्लेसिंग देने, और सब पूछने आए। तो जब तीसरे दिन जब टेस्ट हुए, तो क्रिएटिनिन टेस्ट हो रहा था, क्रिएटिनिन लेवल का। तो क्रिएटिनिन डे डे बाय डे ना बढ़ता ही जा रहा था। 4.95 से हम वहां से आए थे, उसके बाद यहाँ 6.75 हुआ, फिर 8.75 हुआ, फिर जब 9+ कर गया ना, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो आपके ना डायलिसिस करने पड़ेंगे। तो मैं, सब डर गए भी, डायलिसिस नाम ही बड़ा मतलब खतरनाक है। तो सब ने अपने अपने लेवल पे ट्राई करना शुरू किया हॉस्पिटल्स में इधर उधर। तो सैनी अंकल अपना पूरा, मेरी जितनी फाइल थी वो फाइल पूरी, वो डे बाय डे की फाइल जो बनती थी, वो फाइल वो अपने जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके, जो दूसरे बड़े हॉस्पिटलों में आर्मी के थे, जो डीन बन चुके थे या हॉस्पिटल पूरा पूरा हेड करते थे, उनके साथ वो कंसल्ट करके, और आगे के लिए ना अगले दिन के लिए डॉक्टर को बताते थे क्या करना है। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा मतलब वो खाता था कि यार डॉक्टर मैं हूँ और ये पूछ रहे हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर वो डॉक्टर एक डीन अंकल के दोस्त का जूनियर निकला। जब उसको पता चला भी मेरा जूनियर है, तो उन्होंने उसको फोन किया, तो डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स हो गया, उसने हमारे को सारी रिपोर्टें देनी शुरू कर दी। तो डॉक्टर साहब ने कहा भी आपका ना डायलिसिस करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। और मतलब इतने क्रिएटिनिन में ना, मतलब बंदा, क्रिएटिनिन में बंदा
पहली बात तो बेड से नहीं उठ सकता, और गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मेरे को, मैं जो डाइट मिलती थी हॉस्पिटल की वो भी लेता था, और 7 बजे के बाद मुझे कुछ लेना नहीं होता था, मुझे ड्रिप्स लग जाते थे। और रोज रात को जितने दिन भी मैं वहां रहा, मंदिर से कोई सेवादार आ रहा है या कोई भी आ रहा है गुड़गांव वाला, वो मेरे लिए संगत आ रही है, वो मेरे लिए पूरा का पूरा एक लंगर लेके आते थे। जो लंगर होता था एक पूरा फुल लंगर आता था मेरे लिए, और वो मैं रात को 11:30 12:30 करता था, और पूरे भाव के साथ। गुरुजी कहते हैं कि दवाई जो मेरी ब्लेसिंग है ना, वो चाय प्रसाद और लंगर में है और गुरबाणी में है। ये वाकई बात सच है। बिल्कुल हमें जो लंगर लेना चाहिए ना, पूरे भाव के साथ लेना चाहिए, उसी से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो मैं लंगर रोज रात को 11:30 12 बजे लेता था, और मजे की बात ये होती थी कि उस टाइम उस रूम में कोई आ नहीं सकता था, ऊपर हॉस्पिटल में नीचे 3 3 गार्ड होते थे। पर जब लंगर आता था, कोई ना कोई तरीके से, कोई गार्ड नहीं होता था किसी जगह पे जहां से सीढ़ियों से वो आते थे, कभी वहां गार्ड नहीं होता था, कभी कोई रिक्वेस्ट करके आ जाते थे, सिर्फ मिलने ही जाना जी, बहुत दूर से आए हैं। तो लंगर भी मैं लेता रहा। जो डे डिसाइड हुआ उसके लिए, अपना डायलिसिस के लिए, मैं बहुत डरा, तो सबने भी डरा दिया, सब घर वाले भी डर गए। तो संगत में जो थे 2 3 नोन, तो अंकल ने कहा, सैनी अंकल ने भी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी डॉक्टरों से कंसल्ट कंसल्ट करता हूँ, और फिर हम बताएंगे आपको भी करना है कि नहीं करना, कब करना है। ठीक है, तो उन्होंने अपने लेवल पे चेक किया, तो उन्होंने डॉक्टर गुप्ता होता था, बीएन गुप्ता, उसको बोला जी ठीक है, आपको कल के लिए वो बोल रहे हैं, कल आप देख लो, कल इनका कर दो। तो अगले दिन उन्होंने सुबह का रखा पहले, कि आपके डायलिसिस शुरू होंगे सुबह से। अब गुरुजी की जो मर्जी होती है उसके आगे तो किसी की भी नहीं चलती। तो सुबह फिर किसी ना किसी कारण से कैंसिल हो गया। उस टाइम सारे होते थे मेरे पास, दिन में कम से कम 5 7 10 संगत। अब आ रहा है, कोई जा रहा है, बैठे रहते थे, सत्संग होते रहते थे, गुरबाणी चलती रहती थी। और जिस रूम में मैं था उसमें 3 4 और थे, 4 शेयरिंग वाला था। तो सब सत्संग सुनते थे। तो मजे की बात होती, दूसरे तीसरे दिन जो मेरे साथ वाला है वो रिलीव होके जा रहा है, तो सब मजाक करते थे भी, गुरुजी सबको तो ब्लेस करे जा रहे हैं, अब तू लेटा हुआ है। मैं कहा देखो, गुरुजी की अपनी मर्जी है, गुरुजी का सिस्टम होता है, क्या करना है क्या नहीं करना हमारे बारे में। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब बहुत अच्छा लगता है गुरुजी गुरुजी। जैसे ही कोई दुख आता है ना, फिर हम कहते हैं गुरुजी ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों हो गया, हम ही थे क्या। तो तब हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो दुख भी आया ना, जब हम इतने सत्संग सुनते हैं, गुरु जी मानते हैं, सब कहते हैं भी गुरु जी हमारा 90% ले लेते हैं और 10% हमें देते हैं। ये वाक्य ठीक बात है। हम उस 10% में भी वो हमको हिम्मत देते हैं, ताकि हम उसको भी बड़े धैर्य से अपना पास आउट कर लें। तो उस दिन, जिस दिन डायलिसिस का टाइम, एकदम से उन्होंने मुझे बोला कि सब चले गए। उन्होंने कहा आज शाम हो गई है, अब डायलिसिस तो इसका होना नहीं, सब अपने चले गए अपना। मेरी वाइफ भी थी साथ में, वो कह रही मैं घर होके आती हूँ, बच्चों को देख आती हूँ। 6:15 के टाइम मैं और मेरा एक फ्रेंड है अजय, वो था मेरे पास। इतने में फोन आ गया कि आपको ना अभी डायलिसिस के लिए 10 मिनट में ले जाएंगे। डॉक्टर आया, नर्स आई, मुझे ले गए। पहले वो वेट करते हैं हमारा, फिर उसके बाद डायलिसिस के लिए ले जाते हैं। तो जब मेरा वेट हुआ तो अप्रोक्स 84 या 86 के करीब था, तो डायलिसिस के लिए ले गए। उससे पहले उन्होंने ना, डायलिसिस के लिए गर्दन के पास कट लगा के ना सॉकेट लगाते हैं, तो उसके लिए भी मुझे ना, जब ले जा रहे थे, तो मैं हमेशा एक गुरुजी का ना, एक लॉकेट लॉकेट गुरुजी पहले देते थे ऐसे क्लच करने के लिए, पॉकेट पे स्टिकर टाइप होता था वो, लेमिनेटेड होता था वो, मैं हमेशा अपने हाथ में क्लच करके रखता था जब किसी भी चीज के लिए जब मैं जाता था। तो वो मेरे हाथ में था, मैं जा रहा था सारे। तो मेरे उस दिन हॉस्पिटल में मतलब किसी भी से रूम में जहाँ ये ऑपरेशन वगैरह होते हैं, जगह ही नहीं थी कि जिसमें कि मेरे को वो कट लगा के वो सॉकेट लगाया जाए। मुझे एक ना आईसीयू वार्ड में ले गए, वहां सब भरा हुआ था, उन 2 बेडों के बीच में लगा दिया, दोनों तरफ बड़े ही मतलब पेशेंट ऐसे थे कि जो बिल्कुल ही, जिनमें इतनी सारी ट्यूबें लगी हुई हैं, मशीनें चल रही हैं। तो डॉक्टर वहां बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं और अपना सैंडविच खा रहे हैं, कह रहे हैं बिठाओ हम अभी आ रहे हैं।
तो मुझे लिटा दिया वहां बीच में, ऐसे मेरा स्ट्रेचर ले गए और 10 मिनट बाद वो लोग आए, मैंने आंखें बंद कर ली, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया मेरे को गर्दन में, कह रहे अब हम यहाँ पे आपको कट लगाएंगे, आपने ध्यान, तो आपको दर्द नहीं होगा। तो मैं अपना जाप कर रहा हूँ मन मन में, और गुरुजी का क्लच मेरे हाथ में है, वो पॉकेट वाला, और मुझे सब पता चल रहा है कि मेरे गर्दन में कट लगाया है, सॉकेट डाला है, सील किया है। ये एक आधे पौने घंटे का प्रोसीजर था। ये जब हुआ तो बाहर लाए, और उसके बाद डायलिसिस के लिए जब गए तो वहां मैं देख के डर गया भी कैसे करना। ये तो सिस्टम, इतने सारे बेडों पे लोग लेटे हुए थे सबके, किसी के हाथ से डायलिसिस हो रहे थे, किसी के कहाँ से हो रहे थे। तो उन्होंने मेरी गर्दन पे सॉकेट में वो क्लिप किया स्विच को, पाइप को, और उसके बाद उन्होंने कहा आपने गर्दन ना हिलानी नहीं है। तो डायलिसिस शुरू हो गया। अब डर अंदर होता है, ये डायलिसिस है क्या, क्या चीज है। डायलिसिस बेसिकली खून बाहर निकलता है फिल्टर होकर मशीन से, वापस आपकी बॉडी में दूसरी ट्यूब से जाता है। तो अब जैसे ही डायलिसिस शुरू हो, डर के मारे पहला 1 घंटा तो मेरा डायलिसिस हो ही नहीं पाया, गर्दन हिल जाए कभी, पाइप हिल जाए कभी, कुछ हो जाए। तो फिर गुरुजी को प्रे किया और डायलिसिस शुरू हो गए। 2.5 से पौने 3 घंटे लगे मेरे पहले डायलिसिस को। वो डायलिसिस करके जब वापस लाए, तब वेट करते हैं तो मेरा वेट कम से कम भी नहीं तो 7-8 किलो कम हो गया था। उन्होंने लिख दिया और वापस रूम में आ गए। अगले दिन फिर सुबह टेस्ट हुए, क्रिएटिनिन बहुत ही बहुत ही कम, मतलब पॉइंट पॉइंट मार्जिन वाला कम हुआ। तो प्रे करी गुरुजी को। तो थोड़ा सा हमें भी डाउट हुआ भी रोज कितना टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि सुबह 4:30 पौने 5 बजे गुड मॉर्निंग ना सुइयों से ही होती थी। सुबह गुड मॉर्निंग करके टेस्ट शुरू हो जाते थे, कम से कम भी नहीं तो 25-30 टेस्ट रोज होते थे मेरे सुबह। तो इस इन बिटवीन जो हमारा, जहां से हम अपने शुरू से लैब टेस्ट करवाते आ रहे हैं, उसको एक दिन रात को सुलाया लैब वाले को, अटेंडेंट बनवा के सुबह सुबह वो सारे टेस्ट अलग से करके ले गया। पर गुरुजी की कृपा से जो हॉस्पिटल कर रहा था और जो हमारे टेस्ट हुआ वो ठीक है। तो एक मन में जो थोड़ा सा था भी, आजकल हॉस्पिटल्स का आपको पता है कुछ होता कि बदमाशियां ज्यादा करते हैं, तो वो भी क्लियर आउट हो गया हमारा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डायलिसिस और होंगे। उन इन बिटवीन सब प्रे भी कर रहे थे मेरे मेरे लिए, क्योंकि प्यार जो संगत का है वो बयान नहीं किया जा सकता। भाई नहीं आएगा इससे पहले संगत खड़ी होगी आपके लिए आके, आपके परिवार वाले नहीं आएंगे, आप संगत सबसे पहले खड़ी हो जाती है आपके लिए आके। तो एक दिन रुके, फिर उसके बाद उन्होंने डायलिसिस का एक दिन दोबारा से डायलिसिस का दिया हमें टाइम। तो उस दिन जो डायलिसिस हुए, गुरुजी की उस दिन कृपा इतनी हुई, उस दिन जो डायलिसिस हुए, डायलिसिस के बाद जो अगले दिन सुबह टेस्ट हुए, यू कांट बिलीव कि जो क्रिएटिनिन था, जो 9.7 था, वो सीधा फॉल डाउन करके एक जो नॉर्मल लेवल होता है क्रिएटिनिन का, उससे भी कुछ मतलब पॉइंट्स में नीचे आ गया। और डॉक्टर्स ने चेक किया तो कहते हैं रिकवरी है, आपको दवाइयां लग रही हैं। अब उनको क्या पता दवाइयां लग रही हैं कि गुरुजी की दवाइयां लग रही हैं, हमारे गुरुजी कृपा कर रहे हैं, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं हमें। तो हमारी एक मैनी आंटी हैं, उन्होंने वो भी रेगुलर आते थे, उनके साथ बड़ा प्यार था। वो अब शायद अब कनाडा चले गए हैं। तो उन्होंने कहा योगेश एक चीज का ध्यान रखना, अभी हमने किसी को ये नहीं बताना कि ये हमारा एकदम से क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल कर दिया गुरुजी ने, अभी जब हम हॉस्पिटल से निकलेंगे तो फिर बताएंगे। मैं कहा ठीक है आंटी। हमने किसी को इन बिटवीन अपने 4-5 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था भी क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो गया। लंगर प्रसाद, गुरुजी पे विश्वास और उनकी ब्लेसिंग, और प्रे करना, इससे ही गुरुजी ने इतना कल्याण कर दिया हमारा। और तब डॉक्टर ने कहा भी योगेश ये मेरे से तो खैर कम बात की, उन्होंने ब्रिगेडियर सैनी से बात की कि डॉक्टर साहब आपको भी पता है कि ये जो काम इसका हुआ है एकदम से क्रिएटिनिन इतना चला गया है, अगर ये नेक्स्ट अगर ये हो गया
तो इसको 1 से 2 मिनट भी नहीं मिलेंगे, रीनल फेलियर हो जाएगा इस पोजीशन में। तो इसके लिए ना किडनी बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो सैनी अंकल ने कहा ठीक है, हम बताते हैं आपको। उन्होंने फिर मेरे मेरे पास बैठे और पहले अपने मतलब अपने चैनल में बात की सबसे, वहां से ओके करवाया, फिर मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा योगेश एक चीज का ध्यान रखो, ये किडनी बायोप्सी में आपकी बायोप्सी से एक पीस प्रिक करके लाया जाता है, इसमें दो दो चीजें भी हो सकती हैं, किडनी ब्लीड कर सकती है और यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। तो इसके लिए तैयार रहना। मैं डॉक्टर साहब तैयार क्या रहना, गुरुजी बैठे हैं, आप बैठे हो, आपने देखना जो है। तो वो बहुत सारा बायोप्सी का सामान मेरे बेड के साथ रख के चले गए, और वो जो देख के वैसे ही मतलब मैं घबरा गया। तो मैंने पूछा भी ये क्या है, तो वो एक एक गन टाइप थी, पतली सी सिरिंज के साथ, जिसने अंदर जाना था पीछे बैक से और किडनी तक जाके प्रिक करके लाना था। तो मैं तो थोड़ा सा डर भी गया। तो इन बिटवीन सब आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब संगत आ रही है सारी अपनी, सत्संग हो रहे हैं, गुरबाणी चल रही है, दिमाग बिल्कुल गुरुजी शांत रखते थे। वाइफ अपना आती थी, वो डिवाइन गुरुजी की डिवाइन लाइट खोल के अपना सत्संग करने लग जाती थी, पढ़ती रहती थी वो भी, और ध्यान इधर उधर जाता है। इन बिटवीन हमारे एक अंकल आए, वो उनकी किडनी रोबोटिक ट्रांसप्लांट उन्होंने कराया था किडनी का। तो उन्होंने अपने लेवल पे कलकत्ता में बात कर ली कि ऐसे ऐसे है जी कि आपकी किडनी का भी हो जाएगा, वहाँ अगर जरूरत पड़ेगी किडनी की तो वहाँ डोनर भी ढूंढ लेंगे। और उन्होंने साइड बाय साइड दूसरे लेवल को भी उन्होंने कवर कर लिया था, जो मुझे नहीं बताया गया। मेरी आंटी को उन्होंने बता दिया, तो आंटी घबरा गई कि उन्होंने कहा भी ऐसा 70-75 लाख रुपए लगेगा, किडनी भी मिल जाएगी और ऑपरेशन भी हो जाएगा। कलकत्ता इसमें बात होगी और टीम भी वहीं से आएगी। तो अब आंटी ये सोच रही है कि इतने हमारे पास इतना पैसा है, और ये ज्वेलरी है, अगर जरूरत पड़ेगी, या एक घर एक जगह है उसको बेच लेंगे, ऐसे कर लेंगे। मतलब हम इंसान अपने दिमाग दौड़ाते हैं भी ऐसे कर लेंगे। मुझे नहीं पता चला इस बात का, मुझे बहुत बाद में जाके बताया गया, जब मैं ठीक हो गया मेरी वाइफ ने बताया भी ऐसे ऐसे बात थी। मैं तो ये प्लानिंग भी करके बैठ गई थी भी ये कर लेंगे, और इसको बेच के एक फ्लैट को, और जो पैसा आएगा किडनी लगवा लेंगे आपकी। मैं कहा चलो। तो उस टाइम तो फिर बाद में तो फिर इन बातों पे हंसी भी आती है कि गुरुजी देखो आप कहाँ कहाँ से कितने कितने टेस्टों में से और कितनी कितनी दुविधाओं में से हमें निकाल के लाए हो। तो अब जब बायोप्सी का जो टाइम प्लान हुआ वो फिर चेंज हो गया, क्योंकि गुरुजी की मर्जी उस दिन नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे 2:30 बजे के करीब का हमें टाइम मिला। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन चाहिए होती है इसके साथ, तो वहीं पे बायोप्सी होती है। तो उस रूम में ले गए जहाँ बायोप्सी होनी थी, मुझे उल्टा लिटाया और मेरे पीछे कमर वाली साइड से उन्होंने पहले साफ किया, और उसके बाद उन्होंने पेन से ना मार्क किया, कह रहे हम ये पेन लगा रहे हैं, कोई ब्लेड नहीं लगा रहे। तो मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट था, उल्टा लेट जाओ। मैं उल्टा लेट गया और मैं जाप कर रहा हूँ अपना। उन्होंने कहा "हाँ, आपने ना सांस खींच के रखनी है, जब हम 1 2 3 बोलेंगे तो आपने सांस रोक लेनी है। मैं कहा ठीक है। तो वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वाला चेक करा, उन्होंने बोला अब आप सांस थोड़ी सी रोक के रखो। उन्होंने अंदर उस कोई राउंड अबाउट होगी 12 इंच की सिरिंज अंदर डाल दी पूरी, और मुझे सुनाई सब दे रहा है, जाप कर रहा हूँ मुझे सुनाई दे रहा है। और अल्ट्रासाउंड वाला कह रहा है सर 1.5 इंची और अंदर लेफ्ट में, अभी तक नहीं पहुंच। उन्होंने वहां किया, उसके बाद उन्होंने कहा योगेश अब बोलें 1 2 3 बोलेंगे आप सांस रोक लेना। मेरा उन्होंने बोला, मैंने सांस रोकी, प्रिक करके ले आए एक पीस, फिर दोबारा 2 पीस, दो किडनी बायोप्सी के लिए उन्होंने निकाला और अपना उसको प्रिक्योर करके और भेज दिया। और उसके बाद मेरे को मेरा पीछे से ये जो पैच पैच लगा के सील कर दिया ताकि ब्लीड ना हो जाए, और मुझे लिटा दिया, और ये बोला भी कि अब आपने ना सीधे लेटना है, आपने हिलना डुलना नहीं है रात को। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं अपना सीधा लेट गया। 2 दिन तक सीधा लेटना था, मैं 2 दिन तक सीधा लेटा। तो उसके बाद
उन्होंने वो भेज दिया, मेदांता भेज दिया बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए, वो सैंपल्स थे। और इन बिटवीन दोपहर को एक दिन मैं लेटा हुआ, गुरुजी के शब्द चल रहे, संगत बैठी हुई, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आंखें बंद थी, मे बी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड था या जो भी था। गुरुजी आए हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा है, कहते कल्याण। मैं कहा चलो। तो मन में तब तब भी यही, हम बीइंग इंसान यही, जैसे हमें को प्रसाद मिलता है हम कहते हैं थोड़ा और मिल जाए, तो गुरु जी एक बार हो रहा था फेर दो, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड बोल रहा है गुरु जी को। तो उसके बाद वो चले गए, गुरु जी चले गए। और रोज सुबह जब सुइयां लगती थी, सुइयों से पहले जो गुड मॉर्निंग होती थी, इतने मोर बोलते थे। मेरा रूम ग्रीनरी वाली साइड था, इतने मोर बोलते थे सुबह सुबह जैसे ही वो आते थे टेस्ट करने के लिए। तो इतना एक शुक्राना निकलता था गुरु जी का हमारे लिए, तो ये इतना बड़ा इंडिकेशन होता था कि गुरु जी आप हमेशा साथ हो, कृपा ही होनी है अब, कुछ होना। और कभी भी मन में ना ये विचार आया ही नहीं, उस पूरे घर वालों के मन में कोई विचार आया हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरे मन में कभी नहीं विचार आया ऐसा कि कुछ सीरियस हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता रहा कि गुरुजी हंसते खेलते चलाते गए मेरे को। और ये वाला सारा जो टाइम था, धीरे 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 करके, मतलब संगत के साथ, लंगर के साथ, प्रसाद के साथ, ब्लेसिंग के साथ, सत्संग के साथ, सबके कोऑपरेशन के साथ, सबके प्यार के साथ मेरा समय निकालते गए गुरुजी। अब ये बायोप्सी के लिए चले गए, धीरे धीरे मेरा पहले पीछे का पैच हील हुआ, फिर उन्होंने मेरा सॉकेट निकाला गर्दन से, उसको बंद किया। और ऐसे डॉक्टर साहब से मैं, अब नींद भी नहीं इतनी आती थी। और मजे की बात ये थी कि रात को सोना मैंने 12-1 बजे, सुबह उठ के जब टेस्ट होते थे, टेस्ट के बाद ड्रिप्स हट जाती थी थोड़ी देर के लिए, मैं वॉक करता था पूरे हॉस्पिटल की, उस पोजीशन में। मतलब डॉक्टर ना पहले जब आते थे वो देखते थे 9.3 जब क्रिटिनाइन था, वो कपड़े उठा के जैसे हाथ के पास से पीछे करना, ऊपर से खोल के देखना कहीं से बॉडी का कलर तो नहीं चेंज हो रहा, ब्लू तो नहीं हो रही है। तो मैंने कहा ये क्या देखते हो डॉक्टर साहब? कहते जितना क्रिटिनाइन आपके ना, इस क्रिटिनाइन में बॉडी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिल्टर हो नहीं रहा होता अंदर ब्लड, और अंदर ब्लू होनी शुरू हो जाती है, मतलब बॉडी का कलर खराब हो जाता है। तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, मैं बिल्कुल, मैं मतलब मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, सारे डे टू डे जो रूटीन है हॉस्पिटल के चल रहे हैं। हाँ ये जरूर था कि मेरे सारे फोन उन्होंने बंद करा दिए थे, मुझे बिल्कुल काट दिया था अपने सिस्टम से, शॉप से, अपने सब जगह से काट दिया था। सिर्फ मुझे वही लोग मिलते थे संगत के आके, या परिवार वाले, और मुझे कोई मिलता भी नहीं था। तो और जबकि मेरा सिकंदरपुर में हार्डवेयर स्टोर है, टोटल कैश का काम है, कोई कैमरे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो पूरा टाइम मैं कम से कम 4 से 5 महीने में ना के बराबर ही गया हूँ ना। मेरे मतलब घर से कोई नहीं जाता था शॉप पे, सिर्फ मैं ही वन मैन शो है। तो मैंने, गुरुजी ने इतना जबरदस्त मैनेज करके रखा पीछे से कि मैं मतलब बयान करने के काबिल, मेरे वर्ड्स नहीं है। कि अगर जब मैं काम कर रहा था, मैं बैठा होता था दुकान पे, तो स्पीड अगर 80 थी, तो मैं हॉस्पिटल में था तो स्पीड 140 थी काम की। लड़के भी पीछे से, उन्होंने बाद में बताया, हमारे एक मतलब मैनेजर है मुन्ना भाई, उनको भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई है उनके बेटे को, वो भी मैं बताऊंगा। उनको एक दिन रात में गुरुजी ने ड्रीम दिया, कुछ ढंग नाल काम करना है दुकान पे, कोई शरारत नहीं करनी, सारा साफ ठीक रखना। और उन्होंने मुझे बाद में ये बात शेयर करी। तो मतलब हर हर फील्ड में, इधर हॉस्पिटल में मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है, इधर परिवार पूरा कॉन्फिडेंट भी है। डर होता है थोड़ा कि एक जो मेन बंदा है वो इस पोजीशन में है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जो गुरुजी पे अटूट विश्वास है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है गुरुजी पे। विश्वास हम कर नहीं पाते, फिर वही वाली बात है, इंसान है कि सुख चल रहा है तो बहुत बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, जैसे ही दुख आता है तो थोड़ा हम वो हो जाते हैं, गुरुजी ये क्यों वो क्यों। तो पहली बात तो है कि गुरुजी पे विश्वास नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। दो बातें होती हैं, एक होता है अंधविश्वास, पंजाबी का वर्ड है एक अन्यवाह। हमेशा गुरुजी से प्यार करो, विश्वास करो, अन्यवाह करो, अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास कभी नहीं करना। और हमेशा
पूरा प्यार करो उनसे, विश्वास उन पे करो। हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है, करवाने वाले वही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये चीज हॉस्पिटल में रहते हुए बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने समझा दी। सारे काम तेरे मैं ही कर रहा हूँ, तेरे बच्चे मैं पाल रहा हूँ, तेरा घर मैं चला रहा हूँ, तेरी दुकान मैं चला रहा हूँ, तेरे को मैं ठीक कर रहा हूँ, तेरे हॉस्पिटल का सिस्टम मैं ठीक कर रहा हूँ, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो मेरे कजन्स वगैरह ने उस टाइम, वो रात को सोने आते थे, दिल्ली रहते थे, तो उनके पास लैपटॉप था, वो मेरा लैपटॉप ले जाते थे, उसमें 2-3 मूवी रात को डाउनलोड करके, तो मुझे रात को नींद भी कम आती थी। मैं रात को ना एक दिन मूवी देख रहा, सुल्तान आई थी उस टाइम, तो मुझे नहीं पता, हेड जो मेन हेड डॉक्टर था ना मेरे पीछे खड़ा आके, वो 10 मिनट तक खड़ा, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी फिल्म देख रहा हूँ। देख, तेरे को नींद नहीं आ रही? मैं कहा नहीं। दैट डे भी उसने चेक किया, कोई प्रॉब्लम हो रही है? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। उसने बॉडी पर कलर वलर चेक किया, हाथ के ऊपर करके, इधर गले के पास से, तो वो भी कहता था कि तेरे को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही? मैं कहा नहीं। चलो हम कर ही रहे हैं, वो कहता है जो कर रहे हैं हम ठीक है। तो फिर जब ये सारा सिस्टम ओके हो गया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट्स नहीं आई अभी तक मेरी बायोप्सी, या आपने कहा था? कह रहा है अभी तो यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारी उस हॉस्पिटल के साथ, तो अभी हफ्ता लग जाएगा। मैं कहा ठीक है। 2 दिन बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब छुट्टी तो दे दो प्लीज यार, अब कितने दिन और रखोगे अगर आपके हिसाब से मैं ठीक हूँ? कह रहा फिर दे दें छुट्टी तेरे को? उन्होंने ऐसे तेन दे दी छुट्टी? मैं कहा दे दो। कह रहा ठीक है, चल कल सुबह एक ड्रिप लगाएंगे उसके बाद देंगे। उस दिन वो उन्होंने सुबह मुझे ड्रिप लगाई। पता नहीं गुरुजी ने वो क्या कष्ट काटना था, वो ड्रिप 10 मिनट से ज्यादा मैं बेयर नहीं कर सकता था। जैसे ही वो नर्स ड्रिप लगा के जाती थी, जो लिक्विड अंदर जाता था वो पूरी बॉडी में ऐसे जा रहा था जैसे कोई आग जा रही है, जलता हुआ हर जगह जा रही है, बता रही। 10 मिनट बाद में उतरवा देता था। टोटल एक पौना लीटर की या लीटर के करीब की ड्रिप थी। वो शाम को 5:30-6 बजे तक सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर ही मेरे अंदर जा पाई। तो मैंने कहा भी आज तो छुट्टी मिलती नहीं। 6:30 पौने 7 के बाद डॉक्टर साहब आए, मैं कहते हैं हाँ जी की होया? मैं कहा डॉक्टर साहब आपने बोला था छुट्टी देनी है, ड्रिप खत्म हो गई, ड्रिप ही नहीं खत्म हुई। अच्छा, उतार दो उसकी ड्रिप। उन्होंने ड्रिप तो छुट्टी दे दें? मैं कहा दे दो। तो 7:30 बजे कभी किसी हॉस्पिटल से आपको छुट्टी मिलती नहीं, कोई भी हॉस्पिटल आपको रिलीव नहीं करता। वो डे टाइम में रिलीव करते हैं आपके सारे पेपर तैयार करके। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अरे अभी कर देते हैं तेरी छुट्टी। वो गए जी, तो 15-20 मिनट आधे घंटे में उन्होंने रिलीव पेपर बनवाए, और मैं गुरुजी की कृपा से अपने घर आ गया। इस इन बिटवीन क्या होता है, मेरी मेडिकल इंश्योरेंस जो कि उन्होंने फेल कर दी कि हम आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट इनको नहीं करेंगे। पेमेंट मतलब मैंने ही करी, कैश मैंने पे किया वहां पे, और अपना वहां से रिलीव लिया। और जब हम घर पहुंचे तो मैंने मन में सोचा भी, मैं कहा यार मेडिकल इंश्योरेंस भी फेल हो गई, और उस टाइम जो पैसे लग गए वो लग गए। हमें नहीं पता कैसे कहाँ से आए और कहाँ कैसे वापस चले भी गए। और मेडिकल मेरे फ्रेंड ने मेरी मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी, तो वो बेचारा ना बड़ा गिल्टी फील कर रहा, उसने बड़ी फाइट की इंश्योरेंस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ना मेरी इंश्योरेंस जो है कैंसिल करके मेरे को चेक भेज दिया इंस्टॉलमेंट का, जो हमने एक उस ईयर की दी हुई थी। तो उसको बड़ा फील होता था, कह रहा यार ये वेस्ट मैंने करवाई थी और ये तेरा हुआ नहीं ना, मुझे बड़ा फील होता है। तो उसने ना बड़ी फाइट करी। तो एक दिन वो हेड ऑफिस ले गया मुझे अपने साथ, तो वहाँ एक साउथ इंडियन था, कह रहा देखो जी मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितने सालों से हम एक इंश्योरेंस हमने ले रखी है, उसको पे कर रहे हैं, होता ही है बंदे को यार, नहीं हुआ है ऐसे। उसने क्या किया, उसने हमें एक हफ्ते का टाइम लिया। एक हफ्ते बाद उन्होंने वो चेक हमने उनको वापस कर दिया था। उन्होंने मेरा पार्ट काट के मेरी वाइफ को हेड करके और मेरे बच्चों को साथ में लगा के वो मेडिकल इंश्योरेंस रिवाइव कर दी। वो पिछले 12 साल या 14 साल से थी, वो शुरू से सारे बेनिफिट्स उसमें मिल गए, पहली गुरुजी की कृपा। और मैं हमेशा यही कहता था, मैं गुरुजी मैनू नहीं चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे, बस ठीक रखो मैनू, और कुछ नहीं चाहिए। और गुरुजी की कृपा से
आज तक गुरु जी की पूरी कृपा है, इस इंस्टेंस के बाद मैं ठीक हूँ। पर इसमें जो मेन गुरु जी का करिश्मा था वो ये था कि 2 हफ्ते तक मैं वहां जाता रहा हॉस्पिटल, किसी ना किसी को भेजता रहा, मेरी ना बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि रिपोर्ट 2 जगह भेजनी थी। एक हमने आंटी आंटी ने बोला एक कनाडा में भेजेंगे और एक और हॉस्पिटल था वहां भेजेंगे, ताकि हमें पता चले भी इस ये प्रॉब्लम हुई तो हुई क्यों। 1 महीना हो गया मुझे वो रिपोर्ट्स नहीं मिली। तो एक दिन मेरा फ्रेंड आया, मैं कहा चल यार तू मुझे बिठा गाड़ी में, हम चलते हैं मेदांता। हमने उनसे नंबर नंबर लिया सारा अपना, उसका बिल नंबर वगैरह सब कुछ, और जो उनका सिस्टम होता है वो पूरा पेपर लेके हम पहुंच गए। हमने वहां पे स्लाइड्स के लिए अप्लाई कर दिया, प्लस अपनी रिपोर्ट मांगी। 4 घंटे बाद हमारे हाथ में जो रिपोर्ट आई, उसके बाद तो मतलब गूजबम्स हो जाते हैं। किडनी बायोप्सी की रिपोर्ट थी, किडनी बायोप्सी डन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। जबकि गुरु जी की कृपा से फिजिकली मेरा कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। गुरु जी जो ट्रांसप्लांट कर गए थे, ब्लेस कर गए थे, वो गुरु जी की जाने। और वो जाने उस दिन के बाद मैं वो रिपोर्ट, वो स्लाइड्स वहीं छोड़ के आ गया, ना मैं कभी लेने गया। थैंक यू किया गुरु जी को कि गुरु जी आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने मुझे इतने बड़े कष्टों से निकाला और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। और डॉक्टर तक हैरान थे, वो सब यही कह रहे थे कि आपकी ये जो बायोप्सी आई है, ये आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट की बायोप्सी है। तो उसके बाद फिर मैं ना कभी गया अपनी वो लेने रिपोर्ट। और मैं फिर बीच में विजिट्स पे जाता रहता था, दवाइयां जो चल रही थी वो दवाइयों के साथ 15-20 दिन बाद जाना होता था। तो तीसरी विजिट पे जब मैं गया तो उसने कहा योगेश ये दवाइयां बंद। और मैं कहा जी कब आना है? कहता है अब आना ही नहीं, लड्डू खिला तू। जब उसने लड्डू खिला बोला ना, तो लड्डू का एक गुरुजी के साथ एक मेरा पर्सनल सत्संग है, मैं शेयर नहीं कर सकता वो, मतलब वो बात आती है ना जब। तो मैं अगले दिन वो लड्डू का डब्बा लेके गया उसके लिए, थैंक यू गुरुजी को करके आया। और उस दिन के बाद शायद मैं कभी गया ही नहीं, मैंने पलट के हॉस्पिटल नहीं देखा। और मेरे कुछ दोस्त जो जिन हर हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है हॉस्पिटल्स का भी, हमारा भी रहा है। पापा के टाइम पे बहुत अच्छा रहा आर्टिमिस में, मदर के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई हमें। तो मेरे दोस्त कहता है योगेश यार पारस से तू बच के आ गया, मतलब उस लिटरली उसके यही वर्ड थे, मिलने आया ना कह रहा तू पारस से बच के आ गया, पारस से तो कोई बच के आता ही नहीं इस मामले में, किडनी वाले। तो जैसे ऐसी बातें जब होती थी तो दिल से इतना शुक्राना निकलता था कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चलने दिया, हमें इस ट्रांस में रखा, ना फाइनेंस का पता चला, ना किसी प्रॉब्लम का पता चला। घर दुकान मकान सब फर्स्ट क्लास चलाते रहे गुरुजी, परिवार चलाते रहे। मतलब वो तो ऐसे निकल गया कि जैसे एक बातें बातों बातों में ही गुरुजी ने आंख झपकाई और हमारा कल्याण कर दिया इतना बड़ा। फिर उसके बाद मेरी फादर की डेथ के बाद मदर डिप्रेशन में चली गई थी। तो मदर को गुरुजी ने रिवाइव किया। बहुत बहुत कष्ट, मतलब बहुत मतलब परीक्षाएं हुई हैं गुरुजी की तरफ से, दी हैं गुरुजी ने मदर की भी। मदर ठीक हो गई। तो जब मदर ठीक होके आई तो 1.5 साल के बाद एकदम से रात को एक दिन कहते हैं मेरे को ना प्रॉब्लम सी हो रही है, घबराहट हो रही है। तो घर पे गेस्ट आए हुए थे तो मैं हॉस्पिटल ले गया, हमारे इधर पास में था गोल्फ कोर्स रोड पे। तो उन्होंने अब ईसीजी वगैरह की तो वो कहते नहीं जी ईसीजी ठीक नहीं है। तो इन बिटवीन जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनको हमारी सारी पापा वगैरह की हिस्ट्री पता है। तो मैंने उनसे बात करी, तो मैंने कहा जी ये तो कह रहे हैं हार्ट का। तो कहते तू एक काम कर, मैं ना मेदांता में मेरा फ्रेंड है प्रवीण चंद्रा, मैंने उससे बात की हुई है, तू ना अब मम्मी को वहीं ले जाइयो सीधा, मम्मी को चेक करके वो दवाइयां दे देंगे। हमने ना मम्मी का ना ऑपरेशन नहीं कराना हार्ट का, क्योंकि अगर मम्मी का ऑपरेशन हुआ ना तो पापा जैसे तेरे 4.5 साल बेड पे रहना, तो फिर तू तैयारी कर लियो फटाफट एक अटेंडेंट की और उसकी, तो मम्मी भी आ जाएगी, क्योंकि मम्मी ने डिप्रेशन की बहुत दवाइयां खाई हैं, तो मम्मी बेयर नहीं कर पाएगी ऑपरेशन। मैंने कहा ठीक है जी। पर वही कहते हैं ना जो कष्ट आना है
और जो सिस्टम और टाइम गुरुजी ने बांध रखा है वो तो 10% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। वो 10% भी वो निकलवा देते हैं। हाँ, भरमाते जरूर है इधर उधर थोड़ा सा। तो उस हॉस्पिटल से जहां मैं रात को ले गया था, मेरा फ्रेंड आया, वो मुझे जबरदस्ती ले गया, उसके मेरे जीजाजी का दोस्त है, आर्टिमिस चलते हैं। मैं कहा चलो आर्टिमिस चलते हैं। अच्छा, उस टाइम बिल्कुल गुरुजी ने भुलवा दिया, दिमाग से ही निकाल दिया कि डॉक्टर से बात प्रवीण चंद्रा की करी हुई है, डॉक्टर ने मेरे को बोला हुआ वहां लेके जाना है वेदांता में। हम आर्टिमिस ले गए जी। उन्होंने कहा जी ऐसा है, ये तो बड़ा खतरनाक पोजीशन है, अब आप यहाँ से वापस भी ले जाओगे तो रास्ते में कुछ ना हो जाए, तो इनको ना एचडीयू में रख के ना इनकी एंजो करते हैं। मैं कहा ठीक है जी, करो एंजो, जो उन्होंने बोला, हमने पैसे जमा करा दिए। एंजो करी तो कहते हैं जी एंजो तो हो नहीं पाएगी, बहुत वीक है इनका हार्ट वॉल भी, और हार्ट वॉल नया डलेगा और बड़ा ऑपरेशन होगा। मतलब हम तो लेमैन है, जितना पता उतना जो डॉक्टर बोलेगा उस टाइम उसको मानना ही पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है जी आप करो, तो उन्होंने कहा जी इतने पैसे और जमा करा दो। ठीक है। और उसके बाद 2 दिन एचडीयू, उसके बाद मम्मी को उन्होंने वार्ड में रख दिया, और उसके बाद डेली टेस्ट हो रहे हैं। और मैं कहा जी ऑपरेशन आपने करना था, कह रहे थे सीरियस थी, और आपने रूम में भेज दिया है। कहते अभी अभी ना हम रिवाइव कर रहे हैं इनको। तो 3-4 दिन और जब हो गए तो मेरा ब्रदर आया, कहता है डॉक्टर साहब से बात हुई है? हमारे तनेजा साहब थे वो दिल्ली में। मैं कहा नहीं यार, मेरे दिमाग से ही उतर गया। उसी टाइम हम लोग उनके घर गए, सारी रिपोर्ट्स लेके उनको दिखाया। उन्होंने कहा तुम पागल हो। और जिस दिन हम गए थे उससे अगले दिन उन्होंने ना हमसे पैसे थोड़े और जमा करा दिए कि मम्मी का हम ड्रग लोड करना शुरू कर देंगे रात से, आज से। और उसी दिन ही जिस दिन उन्होंने ड्रग लोड करने शुरू करने थे रात को, उसी दिन शाम को हम डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर ने कहा भैया वहां से मम्मी को निकाल लो। मैं कह रहा हूँ मेरे विश्वास में निकाल लो, कुछ नहीं होता, तुम गुरुजी को मानते हो, मम्मी को वहां से निकाल लो, मुश्किल हो जाएगी नहीं तो तुम्हारे को। हम गए जी वहां, डॉक्टर साहब से सारी सलाह करके वापस गए। रात को 7:30-8, नौ 9 बजे का टाइम था। हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने हमें एक स्लिप दे दी भी, ये दवाइयां भी ला दो, लोड करनी है, शायद कल शाम तक सारे टेस्ट करके परसों ऑपरेशन करेंगे। तो मैं, और ये पैसे जमा करा दो। मैं कहा जी हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं 2। उन्होंने कहा था 5 लाख रुपए जमा करो। मैं कहा हम आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, आप प्लीज ये ऑपरेशन करा दो। तो उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं होता। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने ना ऐसे बोला, कहते आप छुट्टी करा लो जी, ये वर्ड्स थे, आप छुट्टी करा लो। मैं कहा जी ठीक है, पर हम एक स्टैंप आती है लामा, वो लगा के देंगे कि आप अपनी मर्जी से ले जा रहे हो, अगर रास्ते में ले जाते हो मम्मी कुछ हो गया हम जिम्मेवार नहीं, और वापस लेंगे। मैं कहा जी आप छुट्टी कर दो। उस दिन वहां से मतलब अगले दिन सुबह उन्होंने हमारी छुट्टी करी। छुट्टी करते करते भी मतलब 75,000 का बिल बना दिया, और हमने उसको भी थैंक यू कहा गुरुजी का। मैं कहा जान तो छूटे यहाँ से हमारी। वहां से हम निकले, घर ले आए मम्मी को, सारे ब्रदर वगैरह, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर सब बैठ गए मम्मी के पास कि यार कुछ हो ना जाए। अगले दिन सुबह नहा धो के, डॉक्टर साहब ने बात कर रखी थी, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, हम वहां गए तो उनको दिखाया। उन जब उनको पूछा भी क्या करना है, ऑपरेशन करना है, कह रहा हाँ नीचे पैकेज देखो आप जाके। तब तक मैंने रिकॉग्नाइज नहीं कराया था कि मुझे किसने भेजा है। तो कहता है अब वो पैकेज देखो नीचे, 3.5, 5.5, 7.5 कौन सा लेना है, हम ऑपरेशन कर देंगे, बाकी अलग से जो है। तो मैंने कहा जी हमें डॉक्टर तनेजा ने भेजा। तो कहता है साकेत, हाँ। मैंने कहा हाँ हाँ। तो कह रहे हैं आपकी बात तो उन आज से 10-12 दिन पहले उन्होंने करी थी, मदर को दिखाने आएंगे। मैं कहा जी गलती हो गई हमसे, अब क्या करना है। तो उनको सारे जो हमें सीडी वगैरह मिली थी उनको दिखाई सारों ने। उन्होंने मम्मी को कहा माता जी दवाइयां ले लोगे ना, छोड़ोगे तो नहीं, या बच्चे नहीं देंगे तो आप ले लोगे ना, बाई चांस कभी बच्चे नहीं होते हैं, आप दवाइयों में तो कोई वो नहीं करोगे ना कोताही। तो मम्मी ने कहा नहीं, नहीं तो फिर मैं अभी आपका ऑपरेशन कर देता हूँ। मम्मी का नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब पक्की बात है ना? कह रहे फिर तू ले ले नीचे से अपॉइंटमेंट ऑपरेशन की। मैं ऑपरेशन, मैं कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन। उसने बोला एक इको करा लो मम्मी की। उसने जो डॉक्टर बताया उसके पास इको करानी थी, वो बड़ी भीड़ होती थी इको की। तो हम बैठ गए वहां, तो हमने जमा करा दी पैसे और पर्ची दे दी। तो नर्स कहती है जी आप एक काम करो, आपका नंबर तो ना शाम को आएगा 4:30-5 बजे, इसके बाद बहुत है, आप घर जाओ,
लंच किया हुआ माता जी ने? मैं कहा नहीं, लंच करा लो। कहते हाँ कोई बात नहीं, करा लो, लाइट से लंच करा लो। हम घर आए, हमने लंच किया, 3:30 पौने 4 घर से निकले, वहां पहुंचे, इको हो गई, डॉक्टर साहब ने देखा, सारा ओके किया, उन्होंने दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, हमने दवाइयां शुरू कर दी। उन्होंने कहा मम्मी को ना 3 महीने बाद लाना। गुरु जी की जो कृपा होती है वो कैसे होती है, दवाइयां चलती रही, 3 महीने की जगह हम 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हम इन बिटवीन अपने डॉक्टर को मिल लेते थे, महीने में एक बार जाके उससे पूछ लेते थे, तो चेक कर लेते, कुछ नहीं है। तो उसने ऐसे ही कहा कि यार चलो 6 महीने हो गए, एक बीच में कभी जाके ना अपॉइंटमेंट ले आना, दिखा लेना। तो मैं अपॉइंटमेंट लेने जब गया तो पता चला डॉक्टर साहब टूर पे गए हैं बाहर, वो 3 महीने बाद आएंगे। मतलब 1 साल उस दवाइयों के साथ, 9 9 महीने या समझ लो 10 महीने तक हम वही दवाइयां कंटिन्यू रखी, फिर दोबारा एक अपॉइंटमेंट ली, इको कराई, टेस्ट कराए। वो मम्मी आज तक गुरुजी की कृपा से दवाइयों पे ही चल रही हैं, और टाइम टू टाइम गुरुजी उनको ब्लेस करते रहते हैं। अभी लास्ट अप्रैल में, इसी अप्रैल में जो लास्ट गया, मतलब इतनी उनकी तबीयत फिर दोबारा से खराब हो गई, और मतलब ये पोजीशन आ गई कि मतलब लेट गए तो बेड पे लेट गए, उनको उठा रहे हैं, खिला रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, सुला रहे हैं, अटेंडेंट रखी और रखी हुई थी। तो धीरे धीरे एक दिन तो इतने स्लो हो गए, तो मैंने हमारी भाभी अश्विनी भाभी, वो भी संगत के ही हैं, तो उनका फोन आया, तो वो कहते हैं कि अरे मैं ना एक डॉक्टर घर पे अरेंज करा देती हूँ, वो घर पे विजिट कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे घर आए, तो जो टाइम हमने उनसे लिया था ना, वो उससे ना आधा पौना घंटा लेट हो गए। मतलब हर चीज का एक टाइम जो गुरुजी सेट करते हैं। तो वो मैसेज डाल दिया उन्होंने, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। वो आए तो मतलब मम्मी को नहला धुला के, हमने नाश्ता करा के ना, दवाइयां खिला के लिटा दिया था। वो हमें खुद ही लग रहा था कि यार मामला ना, मतलब मम्मी बड़ी वो हो रही है, डर भी था और प्रे भी चल रही थी। तो वो आए, उन्होंने जब चेक किया, क्योंकि हमने ना बीपी लगा के देखा, बीपी मशीन में ना बीपी आ नहीं रहा था, उनका एरर आ रहा था। उन्होंने चेक किया, उन्होंने लिख के दे दिया, कह रहा जी आप ना हॉस्पिटल ले जाओ, बाय चांस ही है, मतलब अभी चीज हाथ से जा चुकी है। ठीक है। फटाफट मैं डॉक्टर साहब के साथ नीचे गया, पीछे से अपना हॉस्पिटल से मैंने एम्बुलेंस ली, वहां ले गया। वहां जाते ही टेस्ट शुरू हो गए। टेस्ट, सारे टेस्ट ना 1 1.5 2 घंटे में उनकी रिपोर्ट, फास्ट ट्रैक में होते हैं उनके टेस्ट, वो करवाए उन्होंने। तो उन्होंने देखा जी किडनी जा रही है, और हार्ट काम नहीं कर रहा, मतलब रीनल फेलियर पोजीशन बता दी उन्होंने। उन्होंने कहा जी हमारे बस का नहीं है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब आप ही देख लो कौन सा हॉस्पिटल आप सजेस्ट करते हो, इस टाइम दिमाग परेशान है। तो उन्होंने कहा पीछे ना एशिया मुरंगवा है, वहां ले चल। मैंने कहा आप फोन करके एम्बुलेंस में बोलो वहां की। हम वहां ले गए। वहां जाते ही जो मम्मी को ट्रीटमेंट मिला, मतलब मैंने कभी देखा नहीं ऐसा ट्रीटमेंट, और मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब 3 3 लीटर की सलाइन की बोतल, जैसे बीपी वाले प्रेशर वाले होते हैं ना, उन पाउचेस में डाल के दिया, जबरदस्ती जा रहा है अंदर। उन्होंने कहा जी बचने की कोई चांसेस अभी बहुत कम है, हम कहते नहीं, गुरु जी की कृपा बता रहा हूँ, हम कहते नहीं, इनका इनको पेसमेकर लगेगा, इनके डायलिसिस भी हो सकते हैं, किडनियां बिल्कुल काम नहीं कर रही। मैं कहा जी जो करना है वो करो, मुझसे साइन कराओ। और वो जहां जहां साइन कराते थे, मैं सिर्फ गुरु जी ही लिखता था, मैं अपना नाम नहीं लिखता था, मैं गुरु जी ही लिख देता था। आज भी अगर वो फाइल लिखी जाएगी, अगर 500 पन्नों की होगी, तो 500 पन्नों पे मेरी हर जगह की कंसेंट में सिर्फ गुरु जी लिखा हुआ था। मैं यही कहता था, गुरु जी आपने देखना है, गुरु जी आपने देखना है, गुरु जी आपने। तो उन्होंने फिर, जब मैं थोड़ा परेशान हो गया देख के, इन बिटवीन दो दो तीन हमारे फ्रेंड, बाबा अंकल, राजीव अंकल, ये मेरे साथ ही थे वहां पे। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा भी आप चले जाओ यहाँ से, हम अपने उधर से वो सीधा मम्मी को आईसीयू में ले गए। आईसीयू में, और स्टार्ट हो गया प्रोसीजर सारा। और मैं अकेला, मतलब उस टाइम कोई, थोड़ी देर बाद सब जा चुके थे। शाम होते होते उन्होंने कहा जी, मेरे को फोन आया, कहते भाई साहब 1 मिनट ऊपर आ जाओ। अब मैं कहा जी हाँ बोलो। तो कह रहे जी इनको ना वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। वेंटिलेटर का नाम सुनते ही बंदा डर जाता है। तो वेंटिलेटर का, वैसे भी आप वेंटिलेटर पे गया बंदा, रेयर ही होते हैं जी, मतलब बच आजकल के हिसाब से, हॉस्पिटल्स के हिसाब। वहां मैं अकेला था, मैं अकेला नहीं कहूंगा, फिजिकली मैं अकेला था। और मैंने, मतलब गुरुजी तो मेरे साथ ही थे। मैं कहा गुरुजी देखो, हूं
मैं अब कैसे मतलब इतना बड़ा डिसीजन ले लूं, कोई उस टाइम कोई भी नहीं था, मतलब जो मेरे साथ थे वो भी किसी न किसी काम से इधर उधर हो गए थे। मैं कहा जी मुझे टाइम दो। तो उन्होंने मुझे ऊपर आईसीयू में बुलाया। वहां एक डॉक्टर साहब थे, अग्रवाल अगर, उन्होंने मुझे समझाया, कह रहे देखो मम्मी शरीर में कुछ नहीं है, अगर हमने इनका इलाज करना है तो सपोर्ट देनी पड़ेगी हमें। तो मैंने कहा जी मुझे 10 मिनट, मैं बाहर आया, लास्ट गैलरी में जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡਾ नाक लेके हाँ करन जा रहे हैं। उन्होंने जैसे ही मैंने बोला हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी फाइल खोल दी, साइन करो कंसेंट पे सारे। मैंने कुछ नहीं देखा क्या फाइल में लिखा है, कि मैं गुरु जी ओम नमः शिवाय करते हुए गुरु जी लिखता हुआ मैं आ गया। तो मम्मी को उसी टाइम उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। अब मैं कैफे में आके नीचे वेटिंग रूम में, वेटिंग लॉन्ज में बैठ गया। और इतने में जो जो हमारे बड़े थे, अरोड़ा अंकल हैं, सारे ठाकुर अंकल थे, वो भी नहीं रहे अब हमारे बीच में, बड़े प्यारे अंकल थे। और जब सबने सुना, अब फोन फोन पे जैसे सबको कन्वे होता गया कि मम्मी को वेंटिलेटर पे डाल दिया, और योगेश से कंसेंट लेके सबने मेरे को डांटना शुरू कर दिया, तू पागल है, तू ये है। मैं कहा जी देखो अब जो भी है, ये तो गुरु जी हैं, उन्होंने डलवाया, वही देखें वही जाने, मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब अंदर से मैं घबरा भी रहा हूँ, सबकी डांट भी सुन रहा हूँ और मैं घबरा भी रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं गुरु जी देखो जो मम्मी इससे ठीक होए ना, तुसी वही करना है, मैं कुछ नहीं मांगता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। चलो, अब इससे ठीक 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले हमारे अर्जुन अंकल हैं, उनके घर सत्संग था। तो मैं किसी काम से, मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाया था, तो सत्संग वाले दिन ही मैं किसी काम से गया था। तो मैं नीचे उतर, मैं उनके घर गया, तो उन्होंने कहा यार तुम अब तू जाइयो मत। अब मैं कहा देखो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो कह रहे चल कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं थोड़ी देर हम, अभी तो 3:30 ही बजे हैं, 5 बजे से सत्संग है। तो सुदामा अंकल आए हुए थे, तो उनके साथ बैठ के हम सत्संग करते रहे। उनके साथ आधा पौना घंटा सत्संग हुआ, मैं वहां से आ गया। आंटी गई थी सत्संग में, मैं नहीं गया था, मैं आ गया। तो उसके बाद सुदामा अंकल ब्रिगेडियर सैनी के घर आए थे उस दिन, उससे अगले दिन, जिस दिन मम्मी को डायलिसिस पे डाला था, उस पे, सॉरी डायलिसिस कर रहा हूं, वेंटिलेटर पे। तो उनको वीरवार का दिन था, उन्होंने मंदिर जाना था डॉक्टर साहब के साथ और भाभी के साथ। तो उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे ना, हम योगेश की मदर ना हॉस्पिटल में दाखिल हो गई है, कहते मुझे तो लेके चलो अभी, पहले मैं योगेश को मिलूंगा, मम्मी को मिलूंगा, फिर हम मंदिर जाएंगे। तो गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका हमारी सोच से बहुत ही परे है, बहुत ज्यादा परे है। वो आए 7, 7:30, पौने 8 बजे के करीब। तो मुझे कहते हैं, हमने गुरुजी की फोटो मम्मी के बेड पे लगा दी थी, गुरुजी का स्वरूप लगा दिया था पीछे, और सिस्टर को बोल दिया था भी इसको कोई हटाएगा नहीं। तो जल प्रसाद, और कहते जल प्रसाद साफ ले आ घर से अगर है तो, और कुछ मीठा प्रसाद ले आ, गुरुजी को भोग लगा देते हैं और प्रे कर देते हैं। अपने अपने भाव हैं सबके। तो मैंने फोन, कह रहे मम्मी को मिल सकते हैं, तो मैंने गार्ड को बोला, उसने ड्यूटी डॉक्टर को बोला, तो वो कहता जी सॉरी, ये तो टाइम 7, 7:30 का हो गया, अब तो 8:30 हो गए, अब तो कोई जा ही नहीं सकता ऊपर, आप भी नहीं जा सकते। मैं क्या एक बार प्लीज डॉक्टर से बात कर लो। मैंने तो नहीं बोला, मैंने सच ही बोला। मैं क्या जी हिमाचल से उनके ना भाई आए हुए हैं बड़ी दूर से, उन्होंने जाना है, एक बार मिलवा दो। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने मेन डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर कहता है कि जितने हैं ना सबको भेज दो जो आए हुए हैं। उसमें मैं, डॉक्टर साहब, भाभी और सुदामा अंकल, हम चारों ऊपर चले गए। उन्होंने जल की बोतल प्रे करके गुरुजी को, और उनका प्रे करने का जो भाव था, जो तरीका था, जो भोलापन था, मतलब मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। उन्होंने प्रे किया और हम नीचे आ गए और वो मंदिर चले गए। फिर मंदिर से वापस आए, रात को 10:30, 11 बजे, कहते फिर मिलके जाना, फिर आए, फिर हमारे साथ सत्संग करते रहे। जल प्रसाद मंदिर से लाए, उन्होंने कहा यार योगेश ऊपर देना तो सवेरे। मैं कहा ठीक है जी मैं दे दूंगा। तो मम्मी को जल ही दे रहे थे, जो भी
लिक्विड जाता था, नोज से ही जाता था, खा वो सकते नहीं थे कुछ, उस वो सारा उस जो जल जल के साथ ही जो जाती थी, दवाइयां भी जाती थी गुरुजी के पास। तो ये चलता रहा। तीसरे या चौथे दिन डॉक्टर का फोन आया, कह रहा है योगेश ऊपर आ जाओ, बात करनी है। मैं कहा जी बताओ। कह रहे कि हम ना विनिंग प्रोसेस चालू कर रहे हैं। तीसरा दिन था मेरे ख्याल में, चौथा विनिंग। मैं कहा व्हाट इज विनिंग प्रोसेस? कहते हैं रिमूवल ऑफ वेंटिलेटर। इसका 1.5 से 2 दिन लगते हैं, हम रिमूव कर रहे हैं, थोड़ा रिमूव करेंगे, प्रेशर कम करते जाएंगे ऑक्सीजन का, कि ये अपने आप से कितना ब्रीथ करती हैं, कितना ऑक्सीजन बनाते हैं। मैं कहा ठीक है जी। और उस मन में जय गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। तो विनिंग प्रोसेस शुरू हो गया, विनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और इन्होंने अगले दिन सुबह तक उतार दिया, वेंटिलेटर उतार दिया। और वाइफ, मैं, चाची जी वगैरह हमारे आए हुए थे, तो हम मिलने गए ऊपर। तो मम्मी वाइफ को कहती है केड़े हॉस्पिटल ले गए, मतलब बोल तो यहाँ से तो हम बेहोश ले गए थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस। केड़े हॉस्पिटल ले आए हो मेनू तुसी? तो वाइफ ने कहा भाई उनको पता नहीं था। मम्मी पीछे हमारे घर के पीछे वाला है, एशिया मरंगो नाम बताया। क्या हो गया? ए रोटी देंदे ही नहीं मेनू, दी ने इन्होंने मेनू रोटी। तो मतलब ये बात बोलना एक पेशेंट का जिसको कुछ नहीं पता भी रोटी नहीं देते। तो हम, वाइफ ने कहा भाई मम्मी आप ना गुरुजी से प्रे करो जल्दी ठीक करें, ताकि आप रोटी खा सको, आपकी पाइप उतार दें, आपको ना अभी लिक्विड डाइट जा रही है। तो थैंक यू किया गुरुजी का, हम सब मिले, और फिर उन्होंने कहा भी ज्यादा देर आप रुक नहीं सकते, हम वापस आ गए। संगत आ रही है, मिल रही है, जा रही है, सब अपनी अपनी ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। तो शाम तक उन्होंने नोज राइस वाटर पाइप उतार दी, जिससे हम ड्रिप देते हैं। दो दो पाइप्स और थी, वो रिमूव कर दी। वो रात होते होते मतलब सिर्फ दो उनको रह गए थे, लगे हुए थे, एक यूरिन पाइप और एक कोई और थी। तो उन्होंने कहा भी सुबह हम ये भी रिमूव करेंगे, रिमूव होगी। उसके बाद दोपहर तक कहते हैं कि अब हम कोशिश कर रहे हैं इनको शाम को या अगले दिन सुबह हम उसमें ले आएंगे रूम में। मैं कहा ठीक है जी। चलो रूम में ले आए, फिजियोथेरेपी वाले आने लग गए, कराते थे। हम उठाते ही थे मम्मी को, खाना आता था हम खिलाते थे। तीसरे दिन रूम में डॉक्टर आ गया, मम्मी को ब्रेकफास्ट करा रहे थे। आप क्यों करा रहे हो, अपने आप करेंगे, डॉक्टर कहता है। मम्मी ने जैसे तैसे किया ब्रेकफास्ट अपना पूरा। उसके बाद फिजियोथेरेपी वाली आई, तो इनको कुर्सी पे बिठाओ आप। कुर्सी पे बिठाया मम्मी को फिजियोथेरेपी कराने के बाद। उसके बाद वॉक कराते थे। मतलब जो गुरुजी ने ड्रास्टिक चेंज किया सिर्फ 2 दिन में। आज मम्मी को 2 बंदे पकड़ के ले जा रहे हैं, 2 बार दिन में। सुबह 2 बंदे पकड़ के ले जा रहे हैं, शाम तक होते होते सिर्फ सपोर्ट दे रखी है, और मम्मी धीरे धीरे चल रही है। और अगले दिन सुबह तक गुरुजी ने ऐसे जैसे आंख झपकते हैं ना, मम्मी 60% ओके हो गई। और मैंने कहा डॉक्टर साहब अब कैसे करना है? कह रहे आज हम यूरिन पाइप रिलीव करेंगे, मम्मी की निकालेंगे। अगर मम्मी को अब क्लच कर रहे हैं, अर्ज होगी ना, ये खुद करने जाएंगी। ठीक है, मर्जी मम्मी कराने गए, स्टूल पास किया, मम्मी ने यूरिन किया, और सिंगल बंदा ही सिर्फ सपोर्ट दे के ले गया था। वापस लाए तो बताया डॉक्टर को, उन्होंने रिपोर्ट चेक करी, पूरे दिन में कितनी बार सब सिस्टम, उन्होंने पाइप रिमूव कर दी। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया मम्मी ने अपने आप। डॉक्टर साहब ने दवाइयां दी। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब अब क्या करना है, छुट्टी दे दें? मैंने कहा हाँ जी दे दो अगर आपको लगता है तो। उन्होंने उन्होंने फटाफट मम्मी के रिलीव पेपर बनवाए, हमने बैलेंस पेमेंट करी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने सारी पेमेंट ना उनको कैश करी थी। कैश की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो ले नहीं सकते। और गुरुजी ने एक ऐसा मतलब किया कि मतलब हम जब देने गए तो हम उन्होंने कहा जी हम आपसे कैश तो ले लेते हैं, पर आपको इसकी रसीद नहीं देंगे। मैं कहा हमें चाहिए ही नहीं रसीद, आपकी पेमेंट आपको हो गई। जो अंदर का स्टाफ था उन्होंने अपने कार्ड से मम्मी की पेमेंट करी, और वो कैश अपने पास रखा। और हम, हमारे एक आंटी हैं नीलम आंटी, उनको वो भी पूछते रहते थे वो आंटी में, इसमें उनके नोन थे। उन्होंने फोन कर दिया। मैं कहा आंटी देख लो अगर कुछ हो सकता है तो, अगर नोन कोई है तो। उन्होंने फोन कर दिया। उन्होंने लास्ट बिल में हमारे को अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दिया। जो उनको ठीक लगा उन्होंने लेस कर लिया, और हमसे पूरी पेमेंट ले ली। और ऊपर से रिलीव होके हम नीचे आए, मम्मी व्हील चेयर पे बैठ के आई। तो
नीचे तक आई लिफ्ट तक। उसके बाद मैं कहा मम्मी रुक जाओ अभी गाड़ी तक, नहीं 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 मैं गाड़ी में, आप, हाँ मैं अपने आप। मम्मी स्टिक लेके लॉन्च में से गेट तक आई हैं, गेट से गाड़ी में बैठी हैं, गाड़ी से हम घर आए हैं, लिफ्ट में आए हैं, लिफ्ट में मम्मी अपने आप घर के अंदर चल के आई है। थैंक यू गुरुजी का बहुत बहुत बहुत, जो मम्मी को उन्होंने अप्रैल में दोबारा से ब्लेस किया। और मम्मी की आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है गुरुजी की कृपा से। जय गुरु जी।